Hello students, I hope you all are doing good. In last class, we were talking about government budget. As I told you, government budget is a statement of government receipts and expenditures which are estimated for the current financial year या फिर which are estimated for the upcoming financial year. ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं. Not only receipts and expenditures, estimated receipts and estimated expenditures for the upcoming financial year. ठीक है, और जो गवर्नमेंट बजट है वो हर साल फरवरी के मंथ में पेश किया जाता है. कहाँ पर? संसद के अंदर. कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है. ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा अपॉइंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर बजट को जो है फरवरी के मंथ में पेश करता है सभी के सामने, सभी एमपी के सामने. ठीक है, इसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स. अब देखिए, अगर मान लो कोई भी आपको एक टर्म दे दी, ठीक है, लाइक सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल, या फिर कह दिया लोन्स ले लिया सरकार ने या लोन दे दिया सरकार ने. देखो, लोन्स दे भी सकती है, वो ले भी सकती है. तो आप जो है कैसे पहचानेंगे कि वो एक्सपेंडिचर है या रिसीट है? बहुत सिंपल सा तरीका है. सबसे पहले आपको देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है. रिसोर्सेज नहीं देखने, सिर्फ मनी देखना है हमें. ठीक है, या आप सिंपली बोल सकते हैं कैश देखना है. अगर मान लो पैसा सरकार के पास आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? रिसीट होने वाली है. ओके. अगर मान लीजिए पैसा सरकार के पास से जा रहा है तो वो होगा एक्सपेंडिचर. मतलब किसी भी फॉर्म में अगर पैसा जा रहा है, चाहे जो है हम किसी और को लोन प्रोवाइड क्यों ना कर रहे हों, ठीक है, उसे भी हम एक्सपेंडिचर ही मानने वाले हैं. जबकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं, किसी को लोन देना कोई खर्चा तो नहीं है, क्योंकि वो पैसे वापस मिल जाएंगे हमें. बट उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर के अंदर हर वो आइटम आएगा जिसके ज़रिए पैसा बाहर जा रहा है. रिसीट्स के अंदर हर वो पैसा आएगा, जैसे कि लोन लेना. मैंने लोन ले लिया तो मुझे वो पैसे वापस करने हैं, कोई मेरी इनकम नहीं है. ठीक है, बट क्या? रिसीट मतलब रिसीव कर रहा हूँ मैं मनी. एक्सपेंडिचर का यहाँ पर मतलब है कि मेरे पास से पैसा बाहर जा रहा है. ठीक है, आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है. पहले ये पहचान करनी है. अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पहले बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स. इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, रिसीट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं. एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसे ही कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैसे पहचानेंगे हम? एक बार हमने ये चेक कर लिया कि पैसा आ रहा है, जा रहा है. सपोज़ कीजिए कि पैसा हमारे पास से जा रहा है. जब भी पैसा जाएगा तो वो किसका पार्ट बनेगा? एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा. दूसरी बात, जब हमने एक्सपेंडिचर एक बार चेक कर लिया तो आप ये देखिए कि क्या सरकार की एसेट्स या लायबिलिटीज़ पर फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, जब भी हमारे पास पैसा जा रहा है तो आप ये चेक कीजिए अब कि हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा. अगर इफ़ेक्ट पड़ा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिए थे, फिर से दे रहा हूँ. जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो सकता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे करना. किसी की सैलरी गवर्नमेंट ने दे दी तो उससे उनकी एसेट्स या लायबिलिटीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, ऐसे ही जो है जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती हैं सरकारें, मान लो कोई वॉर वगैरह लड़ना है वो, या फिर कोई सरकारों को जो है बुलेट्स चलानी है, सीज़ फायर उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने और उनको जो है जवाब देने के लिए हमें अपना पेट्रोल और अपनी बुलेट्स खर्च करनी पड़ गई. ठीक है, या डिफेंस फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ गई, तो उस काम के लिए आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है. ठीक है. दूसरी बात, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर हमारी या तो एसेट्स इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जब भी आप पैसा खर्च करते हैं या आपके पास से पैसा जाता है, या तो आप एसेट परचेज़ करते हैं या फिर आप जो है किसी को लोन देंगे. मीन्स या तो एसेट्स क्रिएट होंगी या इंक्रीज़ होंगी, या फिर लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है. चलिए, अब जो है बात करते हैं रिसीट्स की. रिसीट्स में भी सेम वही करना है. पहले आपने एक बार चेक कर लिया कि हमारे पास मनी का इनफ्लो हुआ है. इनफ्लो अगर हुआ है पैसे का, तो आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि उस इनफ्लो से
उस पैसे के आने से हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मान लो आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, अपनी कोई बिल्डिंग मशीनरी कोई सेल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है पैसा तो आएगा, बट साथ ही साथ जो है हमारी एक एसेट रिड्यूस हो जाएगी। रिसीट्स में एसेट रिड्यूस होती है, यहाँ पर एसेट बढ़ती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, रिसीट्स के अंदर हम किसी और थर्ड पार्टी से लोन ले लेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। खैर, आप ये चीज़ें अगर याद रखने में रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी। पहले चेक करो पैसा आ रहा है जा रहा है, उसके बाद चेक करो कि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उससे हमारी एसेट एंड लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो वो कैपिटल का पार्ट है, अगर नहीं पड़ता तो वो रिवेन्यू का पार्ट है, ठीक है। आपके यहाँ पर दो डेफिनेशंस यही हैं। पहले जब भी हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे तो आप डेफिनेशन समझ चुके हैं। गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, या फिर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब उसके बाद इसी कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं डेफिनेशंस के साथ। स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसे, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, या एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी किन किन चीज़ों से मिलाकर गवर्नमेंट बजट बनता है, ठीक है। हम उनके नाम अलग से कर सकते हैं, बट कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमेशा आते ही हैं। और मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई है, देखो रटवाने की बात तो ये है कि मैं आपसे कह दूं कि रिसीट साइड में जो है ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, जो बुक में दे रखी है 10 से 15, वो मैं आपको बता दूं। पर अगर मान लो कि कल को कोई नया नाम आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ईजी होता है, ना कि रट्टा मारना, ठीक है। रट्टा मारना बहुत सिंपल है। इसमें आपसे मैं कहूँ कि रिसीट साइड में आप याद कर लो, ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, वही 10-15 नाम जो किताब में दे रखे हैं वो, ठीक है। और जहाँ तक है उससे वाला क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट फिर भी उससे बेटर ये होगा कि आप उन्हें याद रखने की जगह, रट्टा मारने की जगह जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लें। भाई सिंपल सी बात है, पैसा आना पैसा जाना, ये तो कोई भी पहचान सकता है किसी ट्रांजेक्शन को देखकर। ऐसे ही उस ट्रांजेक्शन से एसेट लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, वो भी कोई भी पहचान सकता है, ठीक है। सो कंपोनेंट्स गवर्नमेंट बजट, दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है, आज रिसीट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिसीट्स क्या होती है, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। जो भी पैसा सरकार रिसीव करती है एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो ही रिसीट्स होती हैं। चाहो तो आप इसमें ऐड कर दो मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय ऑल सोर्सेज। बाय ऑल सोर्सेज मीन्स चाहे वो लोन्स के ज़रिए ले, चाहे वो अपनी एसेट सेल करके ले, या कुछ भी करके ले, बट मनी रिसीव होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। अब जो है, जो बजट रिसीट है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बजट रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स दो तरह की होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन करते हैं, दोज गवर्नमेंट रिसीट्स विच अफेक्ट गवर्नमेंट्स लायबिलिटीज और एसेट्स आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। विच अफेक्ट या इम्पैक्ट कर लो, दोनों एक ही बात है, असर डालना, ठीक है। इम्पैक्ट गवर्नमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज, ऐसा नहीं दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई एक किसी एक पर पड़ सकता है। आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू विच डू नॉट इफेक्ट
विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, विच रिसीट्स है ना, हाँ, विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस अ एसेट और रिड्यूस एन एसेट, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है कि भाई हमें पैसे रिसीव होने हैं। पैसे रिसीव या तो आप किसी से लोन ले सकते हैं, जब आप किसी से उधार लेंगे, ठीक है, उधार लेने से क्या होगा, आपकी जो है लायबिलिटी इंक्रीज़ होने वाली है। तो हम बोल सकते हैं आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी या इंक्रीज लायबिलिटी, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं रिसीव करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करने का मतलब क्या, जो मेरे पास एसेट थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। मेरे पास सिक्योरिटीज़ थी, मेरे पास शेयर्स थे, मेरी एसेट थी, मैंने उसे सेल करके पैसे रिसीव कर लिए, पैसे आए हैं मेरे पास, रिसीट है। दूसरी बात, मेरे शेयर्स कम हो गए, एसेट कम हो गई, तो कैपिटल का पार्ट बनी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, ठीक है। एंड रिवेन्यू में सिंपल सी बात है, रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद जो हमारे रिवेन्यू रिसीट्स है, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैपिटल को बाद में कर लेंगे, पहले ये लिख दिया तो इसलिए इसकी कर लेते हैं। जो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं। पहली तो होती है टैक्स रिसीट्स, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज विच डू नॉट इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि असलियत में देखा जाए सरकार की जो कमाई है वो तो रिवेन्यू रिसीट्स है। भाई कैपिटल में तो अगर मान लो एक तरह से वो सामान बेचेंगे तो उनको मिलेगा, ठीक है, या फिर जो किसी से मांगेंगे तो वापस करना पड़ेगा। बट रिवेन्यू में क्या है, सरकार पे कोई बर्डन नहीं है, ये उनके पास फ्री का पैसा आता है, ठीक है। फ्री का पैसा मतलब इसके बदले में उनको कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसके बदले में जो है उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, इसके बदले में उनको कोई भी ऑब्लिगेशन फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सरकार टैक्स लेती है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है इस टैक्स का सही इस्तेमाल करेगी। सही इस्तेमाल से मतलब क्या पता वो मेरे हिसाब से ना हो, क्या पता किसी थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल कर लें वो इसका, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे टैक्स के पैसे से चेन्नई में सड़क बनती है तो उसका यूज़ मैं तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो मेरे लिए तो अगर देखा जाए तो सरकार ने मुझे उस टैक्स के बदले में क्या दिया, कुछ भी नहीं। बट अल्टीमेटली फिर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी एक लीगल लायबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। लीगल के साथ साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर मैं टैक्स पे नहीं करता हूँ तो मैं अपने देश विरोधी हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं देश के खिलाफ हूँ, ठीक है। टैक्स तो मुझे पे करना पड़ेगा, बट फिर भी जो है इसके लिए कोई डायरेक्ट बर्डन सरकार के ऊपर नहीं होता। जबकि ये पैसा रिसीव जब सरकार करती है तो इसका एक बर्डन होता है उनके ऊपर। जैसा अगर मान लो वो लायबिलिटी लेती है, यानी उधार में कोई सामान लेती है, लोन लेती है, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लो वो जो है कोई प्रॉपर्टी सेल करती है तो उसको प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ टैक्स रिसीट्स एंड सेकंड इज़ नॉन टैक्स रिसीट्स। अब दूसरी बात, जो भारत सरकार है, एक फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो भारत सरकार है उसको सबसे ज़्यादा कमाई होती है टैक्स रिसीट से, ठीक है। ये इनकम ही मान लीजिए आप, क्यों, क्योंकि जो है इसके बदले में कुछ देना भी नहीं पड़ता और फ्री में पैसे मिल रहे हैं। अब जो है टैक्स क्या होता है, व्हाट इज़ टैक्स, इसकी जो टाइप्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे, पहले टैक्स क्या होता है। It is legal compulsory टैक्स क्या होता है, इसमें 3 वर्ड्स मेन हैं, लीगल या कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट एंड बाय अ सिटीजन।
टैक्स क्या है? एक लीगल पेमेंट है, साथ में कंपलसरी। लीगल मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चीज़ लॉ के द्वारा करनी होती है, लॉ बाइंड करता है हमें, वही लीगल होता है। ठीक है, यानी पे करना ही पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? सरकार को करना पड़ेगा। किसके द्वारा होगा? किसी भी नागरिक के द्वारा होगा। ठीक है, आप कोई पूछे कि मैं टैक्स क्यों पे करूँ? इसलिए पे करो क्योंकि आप भारत में रहते हैं। कोई कह सकता है कि मुझे सरकार पे विश्वास नहीं है, मैं टैक्स पे नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे भाई? ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका आप फ्री राइडर के रूप में बेनिफिट उठाते हैं। रोड बनी हुई है आपके सामने, तो वो रोड किसने बनाई? सरकार ने बनाई। ठीक है, उस पर चलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, या फिर जो है ऐसा नहीं कि आप कोई एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टैक्स पे करें। हमारा संविधान कहता है, हमारा लॉ कहता है कि हर एक नागरिक भारत में रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए, उसकी प्रगति के लिए वो टैक्स पे करें। ठीक है, और साथ में ये किस चीज़ के लिए होता है? बाय ए सिटीजन फॉर द यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। देखो, अब कोई कह सकता है कि हमें देश ने क्या दिया। अरे भाई, जो भी आप रिसोर्सेज ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमें देश ने ही तो दिए हैं। हमारे जो ये लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हम कहीं विदेश से तो लेके नहीं आ रहे, या फिर ये तो नहीं है कि मैं लैंड जो है अमेरिका से उठा के यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लैंड तो मेरा यहीं का रहने वाला है ना। तो इसलिए जो है यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए हर एक सिटीज़न जो अमाउंट पे करता है गवर्नमेंट को, वही होता है टैक्स। ठीक है, दूसरी बात, ये लीगल और कंपलसरी है। वैसे तो जहाँ भी वर्ड लीगल आ जाता है वहीं पे कंपल्शन ऐड हो जाती है, बट फिर भी मैंने साथ में लिख दिया। ये एक पेमेंट है जो कि जो है सरकार को पे करनी पड़ती है, सभी नागरिकों को। अब उसके बाद टैक्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। पहले क्लासिफिकेशन होता है टैक्स का, प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा होता है इसी के साथ में रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स आप देख सकते हैं वर्ड बना हुआ है किससे मिलके? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा हो, जो चीज़ जो है बढ़ती जा रही हो। ठीक है, तो आप टैक्स की भाषा में इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, द रेट ऑफ टैक्स विच इंक्रीजेज एज द इंक्रीमेंट इन इनकम। जो टैक्स इनकम के साथ बढ़ता रहेगा वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। मान लीजिए किसी की इनकम, जैसे हम इनकम टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है? किसी की इनकम कम है, ठीक है, यानी 5 लाख से कम, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? नेग्लिजिबल या ज़ीरो। अल्टीमेटली ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ता है उसको। ठीक है, किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 10%। किसी की इनकम जो है 20 लाख से ऊपर है, उसको कितना पे करना पड़ेगा? 20 से 25%। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम में प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे वैसे ही जो है टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ द टैक्स द रेट ऑफ विच इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, द रेट ऑफ विच इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है? अमीरी का टैक्स। आप जितने अमीर होंगे उतना ही आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। ठीक है, इस टैक्स के पीछे जो एक आइडिया है वो क्या है कि हम जो है अमीरों से ज़्यादा पैसे वसूलें, गरीबों से कम लें। ठीक है, या फिर जो है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो इस टैक्स के ज़रिए वो वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स है इसका बर्डन अमीरों पर ज़्यादा पड़ता है, गरीबों पर कम।
दूसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में जो है थोड़ा उल्टा होता है, इसका बर्डन वैसे अगर हम अल्टीमेटली देखते हैं सेम पड़ता है, बट डेफिनेशन ये कहती है कि रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव मतलब जो कि जो है पीछे खींचने वाला हो, इसका एंटोनिम है ये। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, जो प्रोग्रेस बढ़ रहा हो। रिग्रेसिव मतलब जो पीछे घसीट रहा हो लोगों को, ठीक है। इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं किसके ऊपर, गरीबों के ऊपर। अगर हम वैसे देखें तो इसकी डेफिनेशन में बोलते भी हैं कि इट इज़ द टैक्स व्हेन इट, चलो, व्हेन अ टैक्स क्रिएट ग्रेटर burden on poor rather than rich। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन गरीबों पर ज़्यादा होता है अमीरों के मुकाबले। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है गरीबों से ले रहे हैं 10% और अमीरों से ले रहे हैं 5%। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनका टैक्स रेट सभी को सेम पे करना पड़ता है, बट क्योंकि एक क्लास हाई मतलब अमीर है, एक क्लास गरीब है, तो गरीबों के लिए तो अगर मान लो आप उनसे किसी की 1000 रुपये इनकम है, आप उससे 100 रुपये ले लेंगे तो उसकी तो बहुत बड़ा अमाउंट चला गया। किसी की 1 लाख रुपये इनकम है, उससे आप 100 रुपये ले लें, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जो बर्डन है, एक्चुअल बर्डन है, वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है अमीरों के मुकाबले। प्रोग्रेसिव के अंदर अमीरों के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है गरीबों के मुकाबले। या हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर हम जो है गरीबों को प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट्स अमीरों से लेकर, जबकि रिग्रेसिव के अंदर हम सभी से एक समान टैक्स वसूलते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं ये उनके लिए नुकसानदायक होता है। एक जीके की बात है, कहीं कोई पूछेगा नहीं वैसे, जो इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब भी लॉज बहुत सारे अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं, तो हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, भले ही हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स हो, बट अगर हम मतलब बहुत बड़ा हिस्सा देखते हैं टैक्सेशन का, तो उसमें जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो बर्डन पड़ता है एक्चुअली टैक्स का, वो गरीबों पर पड़ता है। एक तरफ हम खाली इनकम टैक्स को देखते हुए, क्योंकि लोगों को इससे ज़्यादा कुछ खास टैक्स के बारे में मालूम नहीं होता। कई कहते हैं कि हम टैक्स पे करते हैं, भाई टैक्स तो आप कोई सामान छोटा सा परचेज़ करते हैं उस पर भी पे करते हैं। आप एक टॉफ़ी परचेज़ कर रहे हैं 1 रुपये की, तो टैक्स तो आप उस पर भी पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वही हमारे यहाँ पर टैक्स पेयर हो गया। टैक्स पेयर हर व्यक्ति है, बस ये है कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते, इसलिए हम इनकम टैक्स को ही टैक्स मानने लगे। और जो है नॉर्मली डिबेट्स में जो है लोग डिस्कशंस में ऐसा बोल देते हैं कि टैक्स इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं टैक्स पेयर हूँ, वरना नहीं हूँ, ठीक है। तो याद रखना, प्रोग्रेसिव टैक्स जिसका बर्डन जो है अमीरों पर ज़्यादा पड़ता है गरीबों पर कम, और इसका जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, जबकि रिग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन है वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है अमीरों के मुकाबले। इसका जो टैक्स रेट की बात है वो कोई डिफाइंड नहीं होती, बट फिर भी हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ दिस टैक्स रिमेन्स सेम ऑल द टाइम। इसका जो टैक्स रेट है वो सभी के लिए एक समान रहता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, और इसी वजह से जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर इसका बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जो जीएसटी वगैरह हैं वो सब भी कह सकते हैं। भाई मान लो कोई जो है मैगी ख़रीद रहा है, मैगी परचेज़ कर रहा है। अब उस मैगी को परचेज़ करने वाला चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को उसके ऊपर लगने वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गरीब है उसके लिए तो वो मैगी का पैकेट महंगा है, जो अमीर है उसके लिए वो मैगी का पैकेट बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता, कुछ भी नहीं होते हैं, 12 रुपये 24 रुपये, ठीक है। चलिए, 2 टैक्स तो ये हो गए एक कैटेगरी के। दूसरे होते हैं, मैंने कल बताए भी थे, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये जो है जिसके ऊपर लगता है उसी को पे करना पड़ता है। हम बोल सकते हैं द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी
shifted to others। यानी कि अगर मान लो लीगली मेरे ऊपर कोई टैक्स लगा है तो उसका बर्डन मैं चाहकर या ना चाहकर भी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ वो टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स, फिर से इसका एग्ज़ाम्पल होगा इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। भाई इनकम मेरी है तो ऐसा तो नहीं कि इसका पेमेंट जो है आप लोग करेंगे कि मैं कहने लगूँ कि मैंने आपको पढ़ाया तो इसलिए मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे करेंगे डायरेक्ट टैक्स, जो मेरा इनकम टैक्स है वो। ऐसा नहीं हो सकता, जो कमाई की है वो तो मैंने की है तो टैक्स ही मुझे पे करना पड़ेगा, आप तो नहीं करेंगे मेरी जगह। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल GST, पहले इसका नाम वैट वगैरह जो भी थे, आजकल तो GST में सब खत्म हो गया। GST में क्या होता है, पहले मैन्युफैक्चरर ने पे किया, देन उसके बाद होलसेलर ने पे किया, देन उसके बाद रिटेलर ने पे किया, देन उसके बाद फाइनली जो टैक्स पे होगा सारा का सारा वो किसके पास से जाएगा, वो जाएगा अल्टीमेट कंज्यूमर के पास से। ठीक है, बल्कि स्टार्टिंग में वही कमाई तो देखा जाए मैन्युफैक्चरर ने भी की थी, बट वो क्या कर रहा है, वो जो अपना टैक्स बर्डन है उसको MRP में ऐड कर देगा, मतलब प्राइस में ऐड कर देगा और उसके बाद आगे चला देगा। दूसरा बंदा क्या करेगा, 4 रुपये और बढ़ाएगा, अपने वाला टैक्स का बर्डन तीसरे पे डाल देगा। तीसरा क्या करेगा, 2 रुपये और बढ़ाएगा, अपने वाला टैक्स बर्डन कंज्यूमर के ऊपर डाल देगा। कंज्यूमर क्योंकि किसी और को सेल नहीं करता तो वो टैक्स जो है अल्टीमेटली उसी को बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट जो सीधे ना लेके किसी और रूप में, जैसे सामान आपने परचेज़ किया उस फॉर्म में आपसे टैक्स वसूला गया। तो याद रखना, टैक्स इज़ अ लीगल पेमेंट विच इज़ मेड टू गवर्नमेंट बाय द सिटीजन फॉर यूजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज। ठीक है, जो टैक्स रिसीट्स हैं वो सरकार की सबसे अच्छी कमाई होती है, फैक्ट की बात है। उसके बाद टैक्स के जो टाइप्स हैं वो है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव टैक्स आर दोज टैक्स बर्डन ऑफ विच is imposed on rich section more than poor's, and the rate of this tax increases with an increase in income. Example, income tax, wealth tax, and regressive tax. This type of tax creates more burden, greater burden on poor section rather than rich. Example, all types of taxes which are imposed on goods and services. बस के अंदर, ट्रेन के अंदर जो टैक्स लग रहा है वो रिग्रेसिव टैक्स ही तो है, गरीबों को भी बस का किराया उतना पे करना पड़ रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इंडिया का स्ट्रक्चर रिग्रेसिव है नेचर में। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। Indirect tax are those tax the burden of which can be shifted to others. Example, GST। ठीक है, पहले के टाइम में हुआ करता था वैट और स्पेसिफिक टैक्स भी होते थे, बट अब क्योंकि जी है वैट वगैरह ख़त्म हो चुके हैं इसलिए उनका जिक्र नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं जिसका नाम है नॉन टैक्स रिसीट्स। वैसे नॉन टैक्स रिसीट्स की कोई डेफिनेशन पर्टिकुलर में नहीं होती, बट फिर भी आप जो, क्योंकि एक लाइन में लिखना होता है हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, तो आप बोल सकते हैं दीज रिसीट्स आर दोज, आप बोल सकते हैं दैट मनी विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज देन टैक्स। ठीक है, वो सभी रिसीट्स जो कि जो है टैक्स से अलग किसी भी सोर्स से कमाई गई हो वही नॉन टैक्स रिसीट हो सकती है। ठीक है, मनी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस देन टैक्स, और साथ में चाहो तो ऐड कर सकते हैं एंड नॉट क्रिएटिंग any liability
और reducing an asset। देखो आंसर्स को ऐसे ही बड़ा बनाते हैं। आपसे पूछा है 1 नंबर में, वैसे तो 1 नंबर का ये है भी खैर, बट अगर मान लो आपसे पूछा है कि 1 नंबर में टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, तो आप बोलेंगे टैक्स इज अ लीगल पेमेंट, बस खत्म। नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज देन टैक्स, खत्म। वहीं 2 नंबर में पूछ लिया टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, टैक्स में इतना लिख दो, नॉन टैक्स में इतना लिख दो। ये बात वैसे देखा जाए तो अज्यूम्ड है कि ये जो है कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती या रिड्यूस नहीं करती एसेट को, बट फिर भी आप दोबारा से लिख दें तो कोई बिगड़ नहीं रहा आपका, ठीक है। पेपर में लिख देंगे, बता रहा हूँ। अब इसके नॉन टैक्स रिसीट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सम नॉन टैक्स रिसीट्स और पूरा लिख देते हैं। पहला है फीस, इसे हम लाइसेंस फीस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फ़ीस हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, लाइसेंसिंग फ़ीस। अब आपके CBSE रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक पैसा है जो आपके स्कूल को भी पे करना पड़ता है CBSE को, क्योंकि ये एफिलिएशन है इसका, एफिलिएशन फ़ीस, ठीक है। या फिर आप कोई सामान पे करना, पासपोर्ट बनवा रहे हैं आप, उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप जो है आधार कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड में तो खैर कुछ खास फीस नहीं लगती। आप आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवा रहे हैं, नाम चेंज करवा रहे हैं, फ़ोटो चेंज करवा रहे हैं, एड्रेस चेंज करवा रहे हैं, तो आपको 50 या 100 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो वो वाली फ़ीस, ठीक है। ये सभी जो है जो गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो सभी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। आप बोल सकते हैं दीज आर द पेमेंट्स फॉर यूजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, लाइसेंसिंग फ़ीस, ये सब जो है इसके एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब घर सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, बैनामा, ठीक है। मकान की हाउस रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो भी इसका पार्ट है, दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन होते हैं। दूसरा है फाइन्स। फाइन्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई उल्लंघन करेंगे, किसी लॉ का उल्लंघन करते हैं, उसको लॉ को, रूल को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है, ठीक है ना। एक रूल बना हुआ था कि बेटा रोज़ स्कूल में आना है, अदरवाइज़ नहीं आते हैं तो आपको बदले में एप्लीकेशन देनी है, वरना जो है क्या होगा, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ऐसे ही रूल बना हुआ है, ट्रैफिक रूल है हमारा, कि आपको जो है जब भी आप कोई 2 पहिया वाहन चलाएं तो आपको हेलमेट पहनना है, शूज़ पहनने हैं, और 2 से ज़्यादा व्यक्ति सफ़र नहीं करेंगे। यदि आप करते हैं तो क्या होगा, आपसे